जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास के एक और टॉपिक वर्धन राजवंश। तो वर्धन राजवंश को बहुत विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्धन राजवंश या इसको ही क्या बोलते हैं, पुष्यभूति राजवंश। वर्धन राजवंश या पुष्यभूति राजवंश ने कब से कब तक शासन किया? तो 560 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया। कब से तब कब तक? 560 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया। वर्धन राजवंश में 3 ही शासक हुए हैं। जो इसका संस्थापक था कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। कौन कौन? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र राज्यवर्धन शासक बनता है। राज्यवर्धन की हत्या शशांक करवा देता है। तो राज्यवर्धन के बाद शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन बनता है। हर्षवर्धन के यहाँ पर कोई संतान नहीं रहती है, तो इस साम्राज्य का फिर पतन हो जाता है। तो चलिए इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो वर्धन राजवंश था यह कहाँ पर स्थित था? तो हरियाणा के थानेश्वर में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? हरियाणा के थानेश्वर में स्थित था। बात करें कि इसका संस्थापक, तो इसका संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। आपसे मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी साम्राज्य का संस्थापक और अंतिम शासक हमेशा से इम्पोर्टेंट रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो वर्धन राजवंश या पुष्यभूति राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रभाकर वर्धन के द्वारा की गई थी। राजधानी, तो राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन के शासनकाल में राजधानी थानेश्वर रही। इसके बाद में जो अंतिम शासक था कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजधानी को स्थानांतरित करके कन्नौज ले गया था। तो इनकी 2 राजधानी रही हैं, थानेश्वर एंड कन्नौज। जो पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था वह कौन था? प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। और इसकी पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। पत्नी का क्या नाम था प्रभाकर की? यशोमती। यशोमती से 2 पुत्र कौन कौन? राज्यवर्धन व हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री ने जन्म लिया। तो ये आप याद रखोगे कि प्रभाकर वर्धन के यहाँ कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, एक राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। और एक पुत्री थी कौन? राजश्री, जिसका विवाह एक कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ में कर देते हैं। ग्रहवर्मन, ये नाम आप याद रखोगे क्योंकि आगे आने वाला है ग्रहवर्मन। तो हर्षवर्धन या राज्यवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री था, जिसका विवाह किसके साथ में हुआ था? ग्रहवर्मन के साथ में हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात फिर इसका पुत्र शासक बनता है कौन? राज्यवर्धन। कौन शासक बनता है? राज्यवर्धन बनता है। तो यही लिखा है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन ने थानेश्वर की राजगद्दी संभाली थी। लेकिन राज्यवर्धन के शासनकाल में जो मालवा के उत्तरगुप्त वंश का शासक होता है कौन? देवगुप्त। देवगुप्त बंगाल के गौण शासक शशांक के साथ में मिलकर के, यह वही शशांक है जिसने बौद्ध धर्म से संबंधित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो जो मालवा के उत्तरगुप्त शासक थे कौन? देवगुप्त। और बंगाल के गौण शासक शशांक मिलकर के जो राजश्री है ना, राजश्री, जो कन्नौज के शासक थे ग्रहवर्मन, राजश्री के पति और कन्नौज के शासक, इन पर ये आक्रमण कर देते हैं तथा इनकी ये मिलकर के हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो राज्यवर्धन के शासनकाल में मालवा के उत्तर गुप्त वंश के शासक देवगुप्त ने बंगाल के गौण शासक शशांक के साथ मिलकर कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। तथा जो राजश्री रहती है ना, ग्रहवर्मन की पत्नी, उसको ये कारागाह में डाल देते हैं। कहाँ पर डालते हैं? कारागृह में डालते हैं।
तो इससे क्रोधित होकर के ग्रहवर्मन की हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जो मालवा का शासक रहता है देवगुप्त इस पर आक्रमण करता है तथा उसको मार डालता है। इसको मार डालता है, लेकिन जो बंगाल के गौड़वंश का शासक था शशांक राज्यवर्धन को षड्यंत्र पूर्वक राज्यसभा में बुलवाता है और इसकी हत्या कर देता है। तो यही है कि ग्रहवर्मन की हत्या का बदला लेने हेतु राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण कर उसे मार डाला था, किंतु बंगाल के शासक शशांक ने षड्यंत्र पूर्वक अपने राज दरबार में बुलाकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है, ऐसी ही विषम परिस्थितियों में फिर हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी संभालनी पड़ती है। तो फिर राज्यवर्धन के बाद जो वर्धन राजवंश का शासक बनता है, कौन बनता है? हर्षवर्धन बनता है। कौन बनता है? हर्षवर्धन बनता है। और ये वेरी IMP है, क्योंकि वर्धन राजवंश में इसी से क्वेश्चन निकल के आते हैं। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक? तो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक यह शासन करता है। 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन करता है। कितने साल शासन किया? 41 वर्ष तक इसने वर्धन राजवंश पर शासन किया। इसकी कोई संतान नहीं थी, तो इसकी मृत्यु के पश्चात इस वंश का फिर प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके बाद में जो इसने उपाधि ली थी, तो उपाधि कौन सी ली थी? शीललित की उपाधि ली थी। इसको शीललित कहा जाता था। शीललित, तो ये पूछी गई है उपाधि कि शीललित किसके लिए कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के लिए कहा जाता था। वर्धन राजवंश का सबसे प्रमुख शासक था। इसने राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी। कहाँ पर? कन्नौज में। और इसने जैसे यह राजा बना था तो उसी सन इसने हर्ष संवत चलाया था। तो ये आप याद रखोगे कि हर्ष संवत किसने चलाया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा 606 ईस्वी में चलाया गया था। इसके बाद में बात करते हैं जो इसने कन्नौज पर अधिकार किया था। जो इसकी बहन थी कौन? राजश्री। तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के राज्यारोहण के उपरांत उसने सर्वप्रथम कारागृह से भागकर सती होने को जा रही अपनी बहन राजश्री को बचाया था तथा कन्नौज लेकर आया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो इसकी राजधानी परिवर्तित या स्थानांतरित करने के पीछे का आपको कारण तो पता चल ही गया कि उसकी प्रमुख रूप से बहन थी। जो इसकी बहन की खोज करने में इसकी सहायता की थी एक बौद्ध भिक्षु थे। कौन? दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र के सहयोग से इसने अपनी बहन को ढूंढा था, क्योंकि इसकी बहन की खोज करना ही इसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। इसके बाद में सैन्य उपलब्धियां जान लेते हैं। तो हर्षवर्धन के सैन्य अभियानों की मुख्यतः 4 उद्देश्य थे। कौन कौन से? पुष्यभूति वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करना, बृहद साम्राज्य का निर्माण करना और शशांक को मार करके राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना। इसमें से शशांक को तो यह नहीं मार पाया, क्योंकि शशांक पर आक्रमण करने से पहले ही माना जाता है ऐसा कि 620 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ही इसने बंगाल पर आक्रमण किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था ना, यह वही शासक है, तो इसको हर्षवर्धन नहीं मार पाया था। बृहद साम्राज्य का निर्माण, तो कहा जा सकता है किसी ने साम्राज्य तो बनाया था। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की करना चाहता था पर नहीं की, क्योंकि यह इसने उपाधि सिर्फ कौन सी की थी? शीललित की। शीललित की उपाधि इसने धारण की थी। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक फैला था। वहीं बात की जाए कि पूर्व में कामरूप असम से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला था। तो कहीं ना कहीं इसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था, जो कि बृहद साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था, तो उसने किया भी। इसके बाद में हर्ष की एक जो सबसे महत्वपूर्ण पराजय है, तो 630 ईस्वी से लेकर के 634 ईस्वी के मध्य में यह दक्षिण भारत के अभियान पर जाता है। तो जो रवि कीर्ति
हुए हैं रवि कीर्ति का एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। यह कहाँ पर है ऐहोल अभिलेख? तो कर्नाटक में है। इससे ज्ञात होता है कि जो हर्षवर्धन है यह जो बादामी के चालुक्य थे, कौन? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय से यह पराजित हो गया था। तो ये आप याद रखोगे कि रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख कर्नाटक से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय से पराजित किया, पुलकेशन द्वितीय ने से पराजित किया था। इस प्रकार नर्मदा नदी के दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का उसका सपना टूट गया था। तो ऐहोल अभिलेख कहाँ पर है? कर्नाटक में है। किसका है? तो रवि कीर्ति का है। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को परास्त किए जाने की जानकारी मिलती है। धार्मिक उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। तो जो हर्षचरित है ना बाणभट्ट की, और हैनसांग जो चीनी का यात्री था, इससे विवरण से ज्ञात होता है कि जो इसके पूर्वज थे, मतलब कि इसका भाई राज्यवर्धन और इसका पिता प्रभाकर वर्धन, वह सूर्य और शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? सूर्य एवं शिव के उपासक थे। वहीं भारत के पहले ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्याण है। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो हर्षवर्धन था वह शुरू में तो शैव मतलब भगवान शिव को मानने वाला था। प्रारंभ में तो भगवान शिव को मानने वाला था, लेकिन बीच में क्या है कि चीन का यात्री आता है, कौन? हैनसांग से प्रभावित होकर यह बौद्ध धर्म धारण कर लेता है। कौन सा धर्म धारण कर लेता है? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। लेकिन उसने कहीं ना कहीं सभी धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। उदाहरण में हम कह सकते हैं कि यह प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग, जो कि इलाहाबाद आज भी उसको प्रयागराज फिर से कहने लगे हैं, तो 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। महामोक्ष परिषद का आयोजन कौन शासक करता था? तो हर्षवर्धन करता था। कौन करता था? हर्षवर्धन करता था, जिसमें बुद्ध, सूर्य एवं शिव की पूजा पाठ होता था। और जैसे ही यह महामोक्ष परिषद संपन्न होती थी, जो सम्राट हर्षवर्धन है यह गरीबों को बहुत ज़्यादा दान दिया करता था। तो आप याद रखोगे कि महामोक्ष परिषद का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता था? तो 5 वर्षों में किया जाता था। और किसके द्वारा किया जाता था? तो सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था? तो प्रयाग में किया जाता था। क्योंकि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको 5वीं बौद्ध संगीति का दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष राजधानी कहाँ पर? कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन करता था, जहाँ पर कि विभिन्न धर्मों के विद्वान उपस्थित रहते थे। तो अगर पूछा जाए आपसे कि महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ पर करता था, तो प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में। और पूछा जाए आपसे कि धर्म परिषद, तो धर्म परिषद का आयोजन यह अपनी राजधानी कन्नौज में प्रत्येक वर्ष करता था, जहां पर विभिन्न धर्मों के विद्वान उपस्थित होते थे। इसके बाद में बात करें इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो हर्षवर्धन विद्वानों का संरक्षक था। इसके दरबार में बाणभट्ट, मयूर और मातंग दिवाकर जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। किस किस को? बाणभट्ट, मयूर और मातंग दिवाकर। ये एक ही नाम है, मातंग दिवाकर। इन सभी को आश्रय दिया था। वहीं जो बौद्ध विद्वान चीनी यात्री हैनसांग आया था, हैनसांग ने भी हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त किया हुआ था। बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हैं हर्षचरित और कादम्बरी। वेरी IMP हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। तो ये आप याद रखोगे कि हर्षचरित और कादम्बरी की रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं। इसके बाद में जो हर्ष था वह एक स्वयं विद्वान शासक था, तो उसकी भी रचनाएं हैं। ये तीनों पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं, तो याद रखोगे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके बाद में इसके दरबार में चीनी यात्री आया था हैनसांग, उसको भी जान लेते हैं। तो हैनसांग कब आया था? 629 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी में यहाँ से गया था। बात करें इसके अन्य नाम की,
तो इसको युवान चुआंग भी कहते थे। क्या कहते थे? युवान, चीनी नाम है ना, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। युवान चुआंग तीर्थयात्रियों का राजकुमार, इंपोर्टेंट है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसके लिए कहा जाता था? तो हैनसांग के लिए कहा जाता था। महायान देव, क्योंकि जो हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया हुआ था। मोक्ष देव, वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि किसके लिए कहा जाता है? हैनसांग के लिए कहा जाता है। और नीति का पंडित, नीति का पंडित किसके लिए कहा जाता है? हैनसांग के लिए कहा जाता है। जो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है CU की, याद रखना दोस्त, बार बार कह रहा हूं, ये पूछे गए हैं एग्जाम में क्वेश्चन। CU की किसकी रचना है? हैनसांग की रचना है, जिसमें हैनसांग ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा का वर्णन किया है। एक चीनी यात्री था, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो हैनसांग की रचना का नाम क्या था? CU की, जिसमें भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा का वर्णन किया गया है। इसने भारत के लिए N2 शब्द यूज किया है। भारत के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? N2 शब्द यूज किया है। वहीं बात की जाए हैनसांग की जीवनी की, तो इसकी जीवनी का नाम क्या है? हीली। क्या है? हीली, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो वर्धन राजवंश या पुष्यभूति राजवंश का पतन शुरू हो जाता है। तो फिर कन्नौज जो कि राजधानी थी, इसके लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष आप याद रखोगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हर्षवर्धन मृत्यु के बाद कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का गतिविधि का प्रमुख केंद्र बन गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र बन गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्य तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था या शामिल नहीं था। तो ये आपको याद रखना है कि 3 वंश शामिल थे, जिसमें 100 वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः किसको जीत प्राप्त होती है? प्रतिहारों को जीत प्राप्त होती है। प्रतिहार विजयी हो जाते हैं। फिर कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन हो जाता है। इनको भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। 3 वंशों का नाम आया ना, अब बात कर लेते हैं प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो प्रभाकर पत्नी का नाम क्या था? यशोमती था, जिसके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री ने जन्म लिया था। हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से राजश्री का पता लगाया था। जब ग्रहवर्मन की हत्या करके शशांक इसको जेल में डाल देता है, कारागृह में डाल देता है, तब यह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन फिर दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से अपनी बहन का पता लगाता है। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक था। इसके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। याद रखोगे कि वह कौन सा शासक था जिसके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था? तो वह कौन था? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। कुंभ का मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन के द्वारा ही माना जाता है। वेरी IMP पॉइंट है कि जो कुंभ का मेला है, जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद किया जाता है, वह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा ही प्रारंभ माना जाता है। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया। इतिहास में जो हर्षवर्धन की मृत्यु है ना, हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहते हैं। तो युग परिवर्तन का काल भारतीय इतिहास में किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन की मृत्यु को कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आपका वर्धन राजवंश। अगर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आया तो आई होप कि यहाँ से आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पाल वंश, जो कि 750 ईस्वी से लेकर के 1174 ईस्वी तक स्थापित होता है, रहता है, जिसका संस्थापक गोपाल था। और ये कहाँ पर था?
तो बंगाल में स्थापित हुआ था, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक लेकर आएंगे। तो आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।